Good morning everyone. I am Dr. Latika Verma, Associate Professor, Department of Psychology, MM महिला कॉलेज आरा। आज का जो टॉपिक जो हम बताने जा रहे हैं वो है सैम्पलिंग एंड इट्स टाइप्स। सैम्पलिंग के बारे में कल हमने बतलाया था, उसको थोड़ा डिटेल में हम लोग उसको फ्रेश करेंगे और फिर उसके टाइप्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये पीजी सेमेस्टर 1 का कोर्स है जो CC3 में आता है और यूनिट 2 आज हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका और पेपर का नाम है रिसर्च मेथडोलॉजी। टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग में दो प्रकार के सैम्पलिंग होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग क्या है। किसी भी तरह के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक शोध को जब हम करने जाते हैं तो उसके लिए हमें एक सैम्पल की आवश्यकता पड़ती है। सैम्पल अगर हम पूरे जनसंख्या के ऊपर अगर हम रिसर्च करते हैं तो वो टाइम टेकिंग काफ़ी है, खर्चीला भी होता है और कभी कभी उसका रिज़ल्ट भी सही नहीं आ पाता है। उसके लिए हम लोग सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। एक सैम्पल लेते हैं छोटा सा, जिसके ऊपर हम लोग प्रयोग करते हैं और उसके बाद जो भी रिज़ल्ट हम प्राप्त करते हैं उसको हम लोग जनरलाइज़ करते हैं टोटल जनसंख्या के ऊपर, यानी टोटल पॉपुलेशन के ऊपर। और लेकिन ये बात सोचने वाली है कि जो सैम्पल होता है या जो जिसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल वैसा सैम्पल होता है जो कि पूरी जनसंख्या के हर यूनिट को रिप्रेजेंट कर सके, तभी वो सही मानेंगे और तभी वो रिसर्च को सही रूप दे सकता है और हमारे रिज़ल्ट को भी सही दे सकता है। इसमें जितने भी इकाई होते हैं हमारे जनसंख्या में, उन सारी इकाइयों का शामिल होना अत्यंत आवश्यक है, तभी ये एक प्रातिनिधिक सैम्पल बनेगा। सबसे पहले सैम्पल का प्रयोग यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस ने किया था और उसके पहले स्टीफन तथा पार्टन ने भी सैम्पलिंग विधि का प्रयोग किया था। एक दो डेफिनेशन से हम लोग इसको और क्लियर करेंगे। जैसे गुड एंड हार्ट के अनुसार A sampling, as the name implies, is a smaller representation of a large whole। इसका मतलब ये हुआ कि large whole क्या है, population है, उस large whole से एक smaller हम लोग एक यूनिट चुनते हैं और वो जो यूनिट होता है that is representative, यानी कि वो छोटा सा यूनिट जो हम चुनेंगे वो large whole पूरे whole का एक ऐसा रूप मानेंगे जिसमें हर यूनिट उसमें शामिल हो, हर उसकी क्वालिटीज़, हर गुण उसमें शामिल हो, तभी उसको हम एक अच्छा सैम्पल कह सकते हैं। कर्लिंगर ने कहा है सैम्पलिंग इज़ टेकिंग एनी पोर्शन ऑफ अ पॉपुलेशन और यूनिवर्स एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर पॉपुलेशन और यूनिवर्स। यानी कि इसमें भी वही उन्होंने कहा है कि एक पोर्शन हम लोग लेते हैं, नॉट द होल पॉपुलेशन, इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ टोटल पॉपुलेशन और यूनिवर्स। जो हमारा जो रिसर्च का जो एक पॉपुलेशन होता है, जो हम रिसर्च जिस टॉपिक पर करने जा रहे हैं उसका एक जनसंख्या होता है, यानी जो हम टोटल यूनिट को ले रहे हैं उसमें से एक छोटा सा पार्ट हम सेलेक्ट करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पूरी जनसंख्या का। अगर वो रिप्रेजेंट नहीं करता है तो उसको हम गलत सैम्पल मानते हैं। बोगार्डस ने कहा है कि सैम्पलिंग इज़ द सिलेक्शन ऑफ सर्टेन परसेंटेज ऑफ अ ग्रुप ऑफ आइटम्स अकॉर्डिंग टू अ प्री डिटर्मिन्ड प्लान। ये थोड़ा और अधिक डिटेल में बताते हैं सैम्पलिंग के विषय में। इन्होंने कहा है कि ये सैम्पलिंग हम लोग सेलेक्ट करते हैं एक परसेंटेज में, यानी कि अगर टोटल जनसंख्या अगर 100% की है तो कौन सा सबसे सही पोर्शन होता है जो कि एक अच्छा प्रतिदर्श बन सके और उस प्रतिदर्श को उतना छोटा भी नहीं होना चाहिए और बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए। अगर बहुत बड़ा होगा तो हम क्यों ना सेंसस ही पर करें, यानी पूरे जनसंख्या पर ही करें, और बहुत छोटा होगा तो हो सकता है कि कोई ख़ास यूनिट छूट जाए, शामिल ना हो पाए। तो ऐसी स्थिति में हम 20% को मानते हैं कि ये एक स्टैंडर्ड सैम्पल का साइज़ होता है जो कि जिसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं, तो उसके ऊपर किया गया रिसर्च से जो रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं उसको हम लोग जनरलाइज़ कर सकते हैं पूरे जनसंख्या के ऊपर।
अब ये और एक बात कहते हैं प्री डिटरमिन्ड प्लान, यानी कि जब हम सैंपल का चयन करते हैं प्री डिटरमिन्ड यानी कि पूर्व नियोजित योजना के अनुसार, यानी कि जो हमारा समस्या होगा, जो समस्या को लेकर हम रिसर्च शुरू करते हैं करना, उसके लिए हमको वैसा ही सैंपल की आवश्यकता होता है जो हमारे उस प्रॉब्लम को और हाइपोथेसिस को दोनों को प्रूव कर सके। यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम एंड अकॉर्डिंग टू द हाइपोथेसिस वी सेलेक्ट अ सैंपल, ये होता है प्री डिटरमिन्ड प्लान। तो इसके अनुसार प्री डिटरमिन्ड, बुकार्डस यही कहते हैं कि प्री डिटरमिन्ड प्लान के अनुसार ही हम एक सैंपल का चयन करते हैं। तो सैंपल चूँकि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है एक रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए, तो इसलिए सैंपल का सही होना हमारे रिज़ल्ट को प्रभावित करता है। अब इसके बारे में आपको पिछले क्लास में हमने डिटेल में नोट्स भी दिया है, तो उसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग आज डिस्कस करना चाहेंगे टाइप्स ऑफ सैंपल। टाइप्स ऑफ सैंपल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है कि प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है संभावित, संभावित का अर्थ होता है जिसकी पूरी संभावना होती है चुने जाने की। यानी कि अगर हमारा जनसंख्या अगर बड़ा है तो उसमें जो हम जितने भी लोग शामिल होते हैं, जितने भी लोग उस यूनिट में हैं, उन सारे लोगों को चुने जाने की पूरी संभावना होती है। ऐसे सैम्पलिंग विधि को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। इसके अंतर्गत भी 3 हैं जो कि अगले क्लास में हम इसको डिटेल में बताएंगे। और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट। इसमें है कि जितने जनसंख्या में जितने भी लोग होते हैं उनको चुने जाने की पूरी संभावना नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, ये डिपेंड करता है हमारे रिसर्च वर्क पर। अगर हमारा रिसर्च वर्क अगर सिचुएशन के ऊपर होता है, अगर हमारा सिचुएशन ऐसा है जहां हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं ले पाएंगे किसी भी कारणवश, उस वक्त हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं। यानी दोनों ही अपने जगह पर बिल्कुल वैलिड है और रिलायबल है। दोनों के ऊपर जो भी हम सैम्पलिंग सेलेक्ट करते हैं वो बिल्कुल सैम्पल करेक्ट होता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है पॉपुलेशन के अनुसार। तो इस तरह से ये 2 सैंपल है जिसके बारे में डिटेल में हम अगले क्लास में आपको बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही है। टाइप्स सैम्पलिंग आपको हमने समझाया, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। और इस डेफिनेशंस को भी आप लोग ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे, और इसको ज़रूरत होगी तो बुक्स का भी आप लोग हेल्प ले सकते हैं। और अगले क्लास में यानी कि कल प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के ऊपर और उसके विभिन्न प्रकार जो हैं, जितने तरह से हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करते हैं एक अच्छे सैम्पल को, एक रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को सेलेक्ट करने के लिए, तो उस सैम्पल को हम लोग कल पढ़ेंगे, कल के क्लास में। थैंक यू सो मच।